हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सिमरन एंड वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल आशीष तिवारी। आज का जो वीडियो रहने वाला है वो है बीए प्रोग्राम फोर्थ सेमेस्टर पे बेस्ड रहने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी का सब्जेक्ट किसी एक साहित्यकार का अध्ययन, यानी आपका जयशंकर प्रसाद जी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्ट में। तो स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो रहने वाली है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, एग्जाम फोकस वीडियो रहने वाली है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जिनके एग्जाम में डायरेक्टली आने के हाई चांसेस होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है हमने रैंडमली नहीं पिक करे हैं, बल्कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, टीचर सजेशन के बेस पर ही हमने केयरफुली इन्हें सिलेक्ट किया है। तो अगर आप सभी ने ये टॉप 10 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिए, समझ लिए, तो मान लीजिए कि एग्जाम का 80 से 90% का जो पेपर है आपका वो यहीं से कवर हो जाएगा। तो ये सिंगल वीडियो आप सभी के एग्जाम पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओनली इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छा खासा स्कोर यहाँ पे कर सकते हैं अपने एग्जाम में। तो अदर किसी वीडियो को देखने की नीड आपको यहाँ पे नहीं पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और हाँ, इस वीडियो के बीच में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ स्पेशल गिव अवे। वीडियो के बीच में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सबसे करेक्ट आंसर देंगे, उन तीन स्टार्टिंग के 3 लकी विनर्स को हम देंगे हमारी तरफ से फ्री नोट्स, वो भी इसी सब्जेक्ट की। और ये विनर निकलते के साथ ही हम तुरंत अनाउंस कर देंगे हमारे व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम चैनल पे। तो आप सभी हमारे व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम चैनल को फॉलो करके रख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आपको वीडियो पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि गिव अवे का क्वेश्चन किसी भी मोमेंट पे आ सकता है। और सबसे खास बात ये, सबसे बेस्ट बात ये कि हमारे जितने भी लेक्चर होते हैं ना, आप सभी के लिए 100% फ्री वीडियो सीरीज रहती है। लेकिन अगर आप सभी को इन्हीं लेक्चर के वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स आपको चाहिए, तो पेड नोट्स भी जो है हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है, सभी कोर्सेज के, सभी सब्जेक्ट के। तो प्राइस भी यहाँ पे आपका स्टूडेंट फ्रेंडली रहने वाला है। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दे दिया जाएगा, आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करके अपने नोट्स को इजीली बाय यहाँ पे कर सकते हैं। तो नोट्स का जो प्राइस रहने वाला है स्टूडेंट्स, ओनली 50 रुपीज यहाँ पे रहने वाला है। अगर आपको नोट्स नहीं चाहिए तो आप वीडियो लेक्चर को देख के भी अपनी जो प्रिपरेशन है इसको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं किसी एक साहित्यकार का अध्ययन, जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, तो ये जो टॉप क्वेश्चन है, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो है आपके ड्यू सोल एग्जाम के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। सो रेडी, सो लेट्स बिगिन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका पहला प्रश्न क्या रहने वाला है कि अशोक की चिंता कविता का प्रतिपाद्य लिखिए। वहीं अगले प्रश्न में क्या पूछा है कि अशोक की चिंता कविता के शीर्षक की सार्थकता को यहाँ पे क्या कीजिए, स्पष्ट कीजिए। तो देखो, अशोक की जो चिंता है, ये जो आपकी कविता है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? जयशंकर जी के द्वारा यहाँ पे लिखी गई है। तो जयशंकर प्रसाद जी जो है आपके हिंदी के कवि भी हैं, नाटककार भी हैं और साहित्यकार भी हैं। तो इनकी जितनी भी बेसिकली यहाँ पे रचनाएं हैं, जितनी भी इन्होंने अपनी कविताएं लिखी हैं, नाटक लिखे हैं, कथाएं लिखी हैं, वो सब आपके इतिहास, संस्कृति और राष्ट्रीय चेतना से संबंधित इन्होंने लिखी है। तो उनमें से एक है आपका यहाँ पे अशोक की चिंता, ये भी उनकी प्रसिद्ध कविताओं में से एक है जयशंकर प्रसाद जी की। तो इस कविता में ना इन्होंने क्या दिखाया कि सम्राट अशोक जो है आपकी, ठीक है, अशोक के अंतर मन के अंदर जितनी भी उसके मन में चिंताएं थी, जो भावनाएं थी, उनको यहाँ पे इन्होंने प्रभावशाली ढंग से बताया है। यानी बेसिकली यहाँ पे जो आपके सम्राट अशोक जो थे, उनके बारे में यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी कविता में बताया है। अशोक जी के मन में जितनी भी चिंताएं थी, जो भी उनके इमोशंस थे, उनको यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, इफेक्टिवली हमारे सामने प्रेजेंट करा है, यानी प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करा है। तो यहाँ पे जो आपका कलिंग का जो युद्ध था ना, इसके बाद जो यहाँ पे भीषण रक्तपात हुआ, रक्तपात मीन्स कि यहाँ पे जो मार काट, हिंसा जो यहाँ पे हमें देखने को मिली, जनहानि देखने को जो मिली, उससे जो यहाँ पे आपके सम्राट अशोक जो थे, इनके हृदय में ना परिवर्तन हो जाता है। दैट मीन्स कि यहाँ पे इनके जो इमोशंस है और जो इनका जो दिल है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे दुखता है। एक तरीके से ये यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा अपना शोक एक तरीके से मनाते हैं। तो यहाँ पे जो युद्ध है, हिंसा है, साम्राज्य विस्तार है, इसकी नीति का ये क्या करते हैं, दोबारा से पुनर्विचार करते हैं। यानी दोबारा से अपने जितनी भी इन्होंने नीतियां बनाई है, साम्राज्य का विस्तार करा है, युद्ध हुआ है, हिंसा हुई है, इन सब के ऊपर दोबारा से क्या करते हैं, पुनः विचार करते हैं, दोबारा से सोच विचार यहाँ पे करते हैं। तो इस कविता के अंदर बेसिकली हमें यहाँ पे मानवता देखने को मिलेगी, करुणा देखने को मिलेगी, शांति देखने को मिलेगी और लोक कल्याण की जो भावना है ये भी देखने को यहाँ पे मिलेगी। तो
तो चलिए इसको समझते हैं। तो देखो यहाँ पे आपका कविता का जो प्रतिपाद्य है वो क्या कहता है कि मानवता और शांति की स्थापना, यानी अशोक की जो चिंता है इस कविता के अंदर बेसिकली आपको ह्यूमैनिटी देखने को मिलेगी, मानवता देखने को मिलेगी, करुणा देखने को मिलेगी और पीस यानी आपका शांति देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो जयशंकर जी प्रसाद जो है आपके, ठीक है, यहाँ पे जो कवि जो है वो क्या बताना चाह रहे हैं कि युद्ध चाहे कितने भी बड़े हो, कितने भी उसमें हम विजय पर्व बना ले, ठीक है, कितने भी बड़ा विजय पर्व क्यों ना प्रतीत होता हो, लेकिन उसके पीछे के जो असंख्यक लोगों की जो दुख है, पीड़ा है, विनाश है, वो सब कुछ छुपा होता है। यानी यहाँ पे कवि क्या समझाना चाह रहा है कि देखो युद्ध तो होते हैं, ठीक है, चाहे कितने भी बड़े हो, जितनी भी आपकी विजय पर्व यहाँ पे मनाया जाए, विजय पर्व मतलब जीत का दिन यहाँ पे मनाया जाए, ठीक है, कितना भी बड़ा जीत का दिन आपके लिए क्यों ना हो, लेकिन इसके पीछे जो मरने वाले बेकसूर जो लोग होते हैं, ठीक है, उनका जो दुख होता है, पीड़ा होती है, विनाश होती है, ये सब आपका एक युद्ध के पीछे छुपा होता है। वहीं अगर हम बात करें कलिंग युद्ध की, तो देखो कलिंग युद्ध में ना अशोक जो है आपकी युद्ध भूमि की इसमें भयानक स्थिति को यहाँ पे देखते हैं। सम्राट अशोक यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं कलिंग के युद्ध के बाद, जब यहाँ पे जो आपकी आप एक कल्पना भी कर सकते हैं, ठीक है, इमेजिनेशन भी कर सकते हैं कि जब एक वॉर होता है, एक युद्ध होता है, उसके बाद का जो विनाश जो होता है आसपास के एरिया का, ठीक है, पूरे जो जहाँ पे युद्ध होता है उस टाइम की जो स्थिति होती है कि कितनी एकदम भयानक स्थिति होती है। तो वैसे ही जब यहाँ पे कलिंग का युद्ध हुआ ना, इसके बाद जब अशोक जो थे यहाँ पे आपके सम्राट अशोक, इन्होंने जब युद्ध की भूमि की यहाँ पे भयानक स्थिति देखी, तो उनका यहाँ पे जो जीतना जो है उन्हें यहाँ पे निरार्थक लगा। निरार्थक मतलब यहाँ पे इनको ऐसा लगा कि इनकी जीत नहीं हुई है, बल्कि बेसिकली यहाँ पे हार हुई है। क्यों इनको ऐसा लगा? क्योंकि यहाँ पे जितने भी असंख्यक लोग जो है वो मारे गए, उन कुछ ऐसे लोग थे जिनको बहुत ज्यादा दुख, दर्द, पीड़ा, ठीक है, हिंसा का शिकार होना पड़ा। तो यहाँ पे जो अशोक जो है आपके युद्ध के बाद जब वो अपनी वहां की स्थिति देखते हैं, ठीक है, युद्ध भूमि को देखते हैं, तो वो अपनी विजय को यहाँ पे क्या मानने लगते हैं? निरार्थक मानने लगते हैं, यानी वेस्ट मानने लगते हैं। तो यहाँ पे ये ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं, ऐसा अनुभव करते हैं कि जिसमें आपके जो मनुष्य है ना, उनका जो रियल जो कर्तव्य है, ठीक है, वास्तविक कर्तव्य जो यहाँ पे है, तो लोगों का जो जीवन है बेसिकली यहाँ पे सुख, शांति, सुरक्षा ये सब स्थापित करना होता है। वहीं ये नहीं होता कि विनाश ना फैलाए, यानी लोगों का कर्तव्य क्या है? सुख शांति बनाए रखना, खुशी बनाए रखना, ना कि विनाश फैलाना। तो इसी के माध्यम से यहाँ पे जो कवि है आपको बताते हैं कि मानवतावादी दृष्टिकोण किस तरीके से आपका होता है। वहीं अगले पॉइंट की बात करें तो इसमें अशोक के अंतर्द्वंद और आत्मचिंतन का चित्रण, दैट मीन्स कि अशोक जो थे यहाँ पे आपके सम्राट अशोक, उनके मन में कौन कौन सी जो चिंताएं थी वो चल रही थी और वो अपना आत्मचिंतन कैसे कर रहे थे, यानी अपना खुद को किस तरीके से, उनके मन में कौन कौन से ऐसे गहरे आपके जो परेशानियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, ठीक है, गहरे विचार जो हैं किस तरीके से चल रहे थे। तो देखो कविता के अंदर ना यहाँ पे हमें कवि बताना चाहता है कि अशोक के मन में बहुत सारे यहाँ पे विचार जो थे चल रहे थे, आत्मसंघर्ष चल रहा था। और एक और वो यहाँ पे शक्तिशाली सम्राट तो थे, लेकिन जिससे उनका जो विशाल साम्राज्य था वो यहाँ पे स्थापित हुआ। वही दूसरा कारण क्या था? दूसरी ओर क्या हुआ कि युद्ध के कारण ना जितनी भी आपकी जन हानि हुई, उसको यहाँ पे देखते हुए जो अशोक का जो मन था उसे विचलित हो गया था। तो अशोक यहाँ पे खुद के ऊपर ये क्वेश्चन उठा रहे थे कि जो उन्होंने यहाँ पे जीत प्राप्त करी है लाखों लोगों का जीवन नष्ट करके, तो ऐसी जीत का, ऐसी विजय का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है? तो ये जो है ना आत्मचिंतन उनके व्यक्तित्व में यहाँ पे क्या ला रहा है? परिवर्तन ला रहा है, उनकी पर्सनालिटी में चेंजेस ला रहा है। उन्हें यहाँ पे हिंसा के मार्ग से हटकर धर्म, दया और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए मोटिवेट कर रहा है। तो इस तरीके से अशोक के मन में काफी सारे ऐसे विचार जो थे, आत्मसंघर्ष जो थे वो चल रहे थे। वहीं अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, अगला पॉइंट क्या कहता है कि मानवता एवं लोक कल्याण दृष्टिकोण, ठीक है, मानवतावादी और लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण की अगर बात करें तो कवि यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है कि अशोक जो है ना केवल आपका एक विजेता राजा नहीं है, बल्कि एक संवेदनशील और जनहितैषी शासक के रूप में उसको यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। यानी सम्राट अशोक जो है आपके एक जीते हुए राजा नहीं है, बल्कि यहाँ पे वो क्या है? संवेदनशील है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, ठीक है, जनहितैषी है, यानी लोगों के बारे में सोचने वाले वो क्या है? शासक है। तो उनकी जो चिंता है ना वो व्यक्तिगत रूप से नहीं है, इंडिविजुअल रूप से उनकी जो चिंता है वो नहीं है, बल्कि वो पूरे मानव समाज के कल्याण से जुड़ी चिंता जो है उनके मन में है। तो यहाँ पे जो उनकी प्रजा है वो दुख को अपना दुख यहाँ पे समझते हैं,
ठीक है, प्रजा के दुख को भी वो यहाँ पे क्या समझते हैं, अपना दुख समझते हैं अशोक सम्राट जी। ठीक है, तो ऐसे शासन स्थापित करना चाहते हैं वो जिसमें उन्हें यहाँ पे ज्यादातर शांति देखने को मिले, न्याय देखने को मिले, सद्भाव देखने को मिले। तो अशोक जी की ये जो भावना है ना, उनके इतिहास में सबसे महान शासकों में उन्हें क्या दिलाती है, यहाँ पे स्थान दिलाती है। तो कविता में ये व्यक्त किया जा रहा है कि ये दृष्टिकोण आज भी समाज के लिए क्या है, आपका प्रेरणादायक है। वहीं अगर हम बात करें शीर्षक की सार्थकता, तो देखो इस कविता का जो शीर्षक जो है ना, वो क्या है कि अशोक की जो चिंता है वो पूरी तरीके से यहाँ पे क्या थी, सार्थक थी और उपयोगी उपयुक्त थी। ठीक है, क्यों थी, क्योंकि पूरी कविता का जो केंद्र बिंदु है ना, वो अशोक की मानसिक व्याकुलता, आत्ममंथन और मानव कल्याण के प्रति यहाँ पे क्या दिखा रहा था, चिंता दिखा रहा था। तो कविता के अंदर आपके वर्णित प्रत्येक घटना और प्रत्येक जो आपके विचार है, उनकी यहाँ पे चिंता को क्या कर रहे थे, विकसित कर रहे थे। तो जैसे जैसे पाठक यहाँ पे कविता पढ़ता है, उसे ये अनुभव होता है कि अशोक की चिंता केवल युद्ध के परिणाम को लेकर सीमित नहीं थी, बल्कि संपूर्ण मानवता यानी ह्यूमैनिटी और आपके फ्यूचर से जुड़ी हुई थी यहाँ पे अशोक की चिंता। तो इसलिए इसका जो यहाँ पे शीर्षक जो है, मोरल जो है इस कविता का, वो क्या है कि यहाँ पे ज्यादातर हमें भाव भी देखने को मिले, उद्देश्य देखने को भी मिले। इस तरीके से जो आपकी ये कविता है वो और भी ज्यादा प्रभावशाली यहाँ पे बनी। वही स्टूडेंट्स अगर बात करें अगले पॉइंट की, तो देखो यहाँ पे कविता का संदेश और समकालीन महत्व क्या था। तो ये जो पूरी कविता है ना, वो आपकी पूरी एक ऐतिहासिक घटना पर है। ठीक है, सिर्फ ये आपका ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं करती, बल्कि आपके वर्तमान के समाज के लिए भी एक संदेश हमें देती है। ठीक है, क्या देती है, तो कवि यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है कि हिंसा, युद्ध, सत्ता की लालसा कभी भी हमारे हमारे लिए स्टेबल नहीं रहती, स्थायी सुख यहाँ पे हमें वो नहीं दे सकती। तो मानव जीवन का जो वास्तविक जो मूल्य है वो क्या है कि प्रेम, करुणा, सहिष्णुता, भाईचारे में ही आपका मानव जीवन जो है वास्तविक रूप से हमें देखने को मिलता है। तो जब पूरा विश्व जो है, पूरी दुनिया जो है अनेक प्रकार के संघर्ष और विवादों का सामना यहाँ पे कर रही होती है, तब यहाँ पे अशोक की जो चिंता है, उसका संदेश और भी ज्यादा आपका क्या हो जाता है, प्रासंगिक हो जाता है। तो ये कविता हमें यहाँ पे मानवता और सर्वोपरि मानने तथा शांति के मार्ग पे चलने की क्या देती है, प्रेरणा देती है। वहीं स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इस प्रश्न के निष्कर्ष की, तो देखो अशोक की जो चिंता है, ये जो कविता है इसमें ज्यादातर हमें मानवतावादी देखने को मिलता है। यानी अशोक के जो यहाँ पे जब वो युद्ध जीते थे, तो उनको ऐसा लगा कि यहाँ पे युद्ध जीतना मेरे लिए क्या है, वेस्ट है। क्यों वेस्ट है, क्योंकि इसमें आधे से ज्यादा लोग जो है बिना वजह में मारे गए हैं, बिना वजह में उन्हें दुख का सामना करना पड़ा है, पीड़ा झेलनी पड़ी है। तो इसलिए जो मेरी यहाँ पे विजय जो है वो निरार्थक है। ठीक है, तो इसलिए इसके अंदर इन्होंने क्या करा, इसमें इन्होंने देखा कि मानवतावादी को भी यहाँ पे इन्होंने दर्शाया कि हमें प्रेम, करुणा और भाईचारे के साथ यहाँ पे क्या रहना चाहिए, सभी को रहना चाहिए। इसमें कवि ने बताया कि जो आपके अशोक सम्राट है ना, इनके मन में एक अंतर मन की पीड़ा चल रही थी। यानी मन ही मन में ये क्या कर रहे थे, आत्मसंघर्ष कर रहे थे, पीड़ा इनके मन में हो रही थी, और मानव कल्याण की जो भावना है इसको भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। तो कविता का जो पूरा प्रतिपाद्य है वो हमें ये बताता है, कविता के अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि जो युद्ध की जो निरार्थकता जो है, यानी यहाँ पे अशोक का ऐसा मानना था कि युद्ध उनका जो है वो बेकार गया है, जीत जो है उनकी वो बेकार उन्हें मिली है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे शांति, करुणा और अहिंसा को यहाँ पे ज्यादातर उनको स्थापित करना था। तो इसलिए इनका ऐसा मानना है कि युद्ध की जो निरार्थकता जो है वो यहाँ पे इन्हें देखने को मिली। तो बेसिकली इस कविता का पूरा शीर्षक जो है वो सार्थक है। क्यों है, क्योंकि इस कविता में हमें अशोक की जो चिंता है उनके चिंतन पर आधारित है। इसमें मानवता, विश्व बंधुत्वता, लोक मंगल का संदेश देकर पाठकों को ये क्या कर रही है, उच्च नैतिक आदर्शों के लिए प्रेरित कर रही है। वही स्टूडेंट्स अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, आपका अगला प्रश्न क्या कहता है कि हिमांद्री तुंग श्रृंग से जो आपकी जो कविता है, इसमें कवि का क्या स्पष्ट संदेश हमें देता है कवि इस कविता के माध्यम से। वही इस कविता की जो भाषा शैली है उसकी विशेषता बतानी है। तो देखो अगर हम बात करें हिमांद्री तुंग श्रृंग की, तो ये जो है आपकी हिंदी साहित्य के महान कवि और एक नाटककार थे। ठीक है, जो है आपके जयशंकर प्रसाद, यानी ये जो आपकी कविता है ना, ये भी जयशंकर जी के द्वारा लिखी गई है। और ये आपके जो है जयशंकर प्रसाद जी महान नाटककार भी माने जाते हैं और कथावाचक भी ये माने जाते हैं। ठीक है, तो ये जो कविता है उनके ऐतिहासिक नाटक जो है चंद्रगुप्त से यहाँ पे ली गई है। इन्होंने यहाँ पे नाटक लिखा था जयशंकर प्रसाद जी ने चंद्रगुप्त के ऊपर। ठीक है, तो इस कविता में ना कवि ने
भारतीय भारतीयों को यहाँ पे विशेष रूप से जो युवा के मन में जो देशभक्ति है, आत्मगौरव है, साहस है, कर्मशीलता है, इन सारी भावनाओं को यहाँ पे क्या करने का प्रयास करा है, जागृत करने का प्रयास करा है। यानी कविता उस समय की राष्ट्रीय चेतना को बताती है जब देश हमारा स्वतंत्र हुआ था, नव जागरण की हमें जब आवश्यकता हुई थी। तो हिमालय की जितनी भी आपकी चोटियां थी उसके माध्यम से कवि यहाँ पे क्या बताता है कि भारत माता की जो वाणी है इसको यहाँ पे ये प्रस्तुत करते हैं। तो जितने भी आपके देशवासी हैं उनको यहाँ पे कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ाने के लिए भी जयशंकर प्रसाद जी इस कविता के माध्यम से प्रेरणा देते हैं। और ये कविता आपकी केवल देश प्रेम का संदेश नहीं देती बल्कि मनुष्य को अपने भीतर छिपी हुई जितनी भी शक्तियां हैं उसको पहचानने के लिए भी ये प्रेरित करती है। तो इसके अंदर हम ये सारी चीजें सीखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे बात करें इस प्रश्न के मुख्य भाग की, तो देखो यहाँ पे राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता का संदेश इस हमें कविता से देखने को मिलता है। यानी कविता का प्रमुख संदेश क्या था कि राष्ट्रीय चेतना का प्रसार करना। और कवि जो है यहाँ पे भारतीयों को स्मरण करते हुए बताता है कि एक राष्ट्र जो है उसके नागरिक उन्हें अपने देश के गौरव की रक्षा कैसे करनी चाहिए। कविता में जो आपका स्वतंत्रता है इसके महत्व को भी बताया गया है कि लोगों को यहाँ पे जो अपनी परिधीनता जो है, ठीक है, पराधीनता जो है इससे मुक्त कराने के लिए किस तरीके से संघर्ष करना चाहिए। और कवि ये कहना चाहता है कि देश जो है आपका प्रत्येक नागरिक के लिए राष्ट्रीय हित और सर्वोपरि यहाँ पे माना जाता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अपने राष्ट्र के प्रति त्याग और बलिदान यहाँ पे देने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। तो इस प्रकार से आपकी जो कविता है वो देश प्रेम, राष्ट्रीय गौरव की जो भावना है इसको भी प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करती है। वहीं इस कविता के अंदर हमें वीरता, कर्मशीलता और साहस भी देखने को मिलता है। यानी कवि यहाँ पे युवाओं के अंदर जो आलस है, भय है, निराशा है, इन सबको त्यागने का क्या देते हैं, संदेश देते हैं। वो उन्हें कहते हैं कि साहस, आत्मविश्वास, पराक्रम के साथ आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे युवाओं को प्रेरित करते हैं। और बार बार यही भाव यहाँ पे क्या करते हैं, इस कविता में वो व्यक्त करते हैं कि केवल आपका जो कर्म है और जो पुरुष आर्थी जो है इस पर ही क्या है आपकी सफलता प्राप्त की जा सकती है, इसी के आधार पर ही। तो कवि यहाँ पे ये बोलता है कि देश के जितने भी युवक हैं उन्हें चुनौतियों से घबराने की बजाय उनका यहाँ पे उन्हें क्या करना चाहिए, सामना करना चाहिए और अपने राष्ट्र को उन्नति के मार्ग पर ले जाया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से जो कविता है इसके अंदर हमें वीर रस का सुंदर समावेशन देखने को मिलता है ताकि पाठकों के अंदर एक एक्साइटमेंट और एक जोश जो है वो हमें देखने को मिले। वहीं अगर हम बात करें इस प्रश्न की, जो इस प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि भाषा शैली क्या है इस कविता की, तो देखो इस कविता के अंदर जो आपकी भाषा है वो अत्यंत परिष्कृत है, साहित्यिक है, संस्कृत निष्ठ है। तो कवि ने ना ज्यादातर आपके यहाँ पे तत्सम शब्दों का यूज करा है। ठीक है, कविता के अंदर आपकी गंभीरता दिखाई है, गरिमा दिखाई है और अपने इमोशंस को यहाँ पे व्यक्त करा है। तो समाज के अंदर जितनी भी आपकी ओज है, मधुरमय है, ठीक है, और आपका जो मधुर रहे है और आपका जो प्रवाह है, इस सबका इसने सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। तो शब्दों का भी चयन यहाँ पे कवि ने इस तरीके से किया है कि उसकी जो कविता है वो और भी ज्यादा प्रभावशाली बन सके। तो कविता के अंदर आपको ज्यादातर राष्ट्रीय भाव को देखने को मिलेगा और इसको ही, कविता को ही ये क्या बना रहा है, राष्ट्रीय भाव और ज्यादा सशक्त बना रहा है। तो भाषा कहीं पे भी आपको यहाँ पे जटिल नहीं लगेगी बल्कि अपने प्रभावों के कारण ये पाठकों के सीधा मन को स्पर्श करती है। वहीं अगर हम बात करें शैली एवं काव्यगत विशेषताएं, ठीक है, तो देखो शैली की अगर हम बात करें कविता की तो इसके अंदर आपको प्रेरणात्मक देखने को मिलेगा, उद्बोधनात्मक देखने को मिलेगा। कवि ने यहाँ पे सीधा क्या करा है, देशवासियों को यहाँ पे सीधा संबोधित करते हुए उन्हें जागृत करने का प्रयास करा है। यानी हिमालय, प्राकृतिक, मातृभूमि, इन सब के प्रतीकों का यूज करके अपने भावों को, अपने इमोशंस को उसने प्रभावशाली ढंग से यहाँ पे व्यक्त करा है। और कविता में आपका चित्रात्मकता का जो गुण है वो भी हमें देखने को मिलता है, जिसके कारण जो आपके पाठक है उनके सामने हिमालय का भव्य दृश्य भी यहाँ पे बनता है। अनुप्रास, रूपक, मानवीयकरण, ये सारे अलंकारों का हमें सुंदर जो प्रयोग है इस कविता में देखने को मिलता है। साथ ही आपका जो छायावादी काव्य जो है इसकी कल्पना और भावुकता भी हमें इसमें दिखाई देती है। वहीं स्टूडेंट्स अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो देखो राष्ट्रीय भक्ति और आदर्शवाद का समन्वय, यानी इस कविता में हमें राष्ट्रीय भक्ति के साथ साथ आदर्श जीवन की जो मूल स्थापना है वो भी देखने को मिलती है। यानी कवि जो है वो केवल आपकी स्वतंत्रता प्राप्ति की बात नहीं करता बल्कि चरित्र निर्माण, आत्मसम्मान, कर्तव्य निष्ठता, इन सब पे भी यहाँ पे जोर देता है। तो यहाँ पे ये चाहता है कवि कि प्रत्येक व्यक्ति जो है ना वो अपने इंडिविजुअल जो स्वार्थ जो है, व्यक्तिगत स्वार्थ जो है, इससे ऊपर उठ के क्या सोचे, समाज के बारे में सोचे, राष्ट्र के कल्याण के बारे में सोचे और कार्य करे। तो ये कविता आपको आदर्शवादी स्वर इसलिए यहाँ पे केवल ये है जो आपका राष्ट्रीय गीत नहीं है बल्कि ये जीवन को दिशा देने वाली क्या है, एक प्रेरणात्मक रचना बनती है। वहीं अगर हम बात करें इस प्रश्न के निष्कर्ष की, तो ये जो कविता है यहाँ पे
इसके अंदर हमें ओजस्वी, प्रेरणादायक और राष्ट्रीय प्रेम का ओत-पोत ये इससे भरी हुई है ये कविता। तो जयशंकर प्रसाद जी ने ना ज़्यादातर देशवासियों को यहाँ पे स्वतंत्रता, साहस, आत्मविश्वास, कर्मशीलता का यहाँ पे संदेश दिया है और इस कविता में आपको भाषा संस्कृतनिष्ठ, प्रभावशाली, प्रभावपूर्ण यहाँ पे दिखेगी, जबकि इसकी जो शैली है वो आपको ओजपूर्ण और चित्रात्मक यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो राष्ट्रीय भक्ति, वीरता, आदर्शवादी के सुंदर समन्वय के कारण ना ये जो आपकी कविता है वो हिंदी साहित्य के अंदर श्रेष्ठ राष्ट्रवादी रचनाओं में गिनी जाती है और आज भी जो आपके पाठक जो है इसको पढ़ने के बाद देश प्रेम, आत्मगौरव और कर्तव्य निष्ठता की जो भावना है उनके मन में जागृत होती है और राष्ट्र निर्माण में वो अपना क्या देते हैं यहाँ पे फिर सक्रिय योगदान देने की प्रेरणा मिलती है। वहीं स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इस प्रश्न अगले प्रश्न की, तो देखो अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है कि पुरस्कार कहानी का उद्देश्य क्या है, या फिर इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पुरस्कार जो कहानी है इसका जो शीर्षक जो है, इसकी सार्थकता जो है, इसको यहाँ पे स्पष्ट कीजिए। तो अगर हम यहाँ पे बात करें एक छोटे से इंट्रो से, तो यहाँ पे आपको इंट्रो से क्या समझ में आ रहा है कि जो आपका पुरस्कार कहानी जो है ये हिंदी साहित्य के महान जो साहित्यकार कवि हैं आपके जयशंकर प्रसाद जी, इनके द्वारा लिखी गई है और ये जो कहानी है वो आपके मानव जीवन के उच्च आदर्शों को दिखाती है। देश प्रेम, कर्तव्य निष्ठता, त्याग, आत्मसम्मान की जितनी भी भावना है उसको ये यहाँ पे प्रस्तुत करती है। तो कहानी के अंदर ना जो लेखक है आपका यानी जो जयशंकर प्रसाद जी जो है ये क्या दिखा रहे हैं, केवल आपको यहाँ पे एंटरटेनमेंट ही नहीं कर रहे बल्कि इसके माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से समाज में आपके जितने भी नैतिक मूल्य हैं इसका भी ये संदेश दे रहे हैं। और कहानी की जो आपकी जो नायिका जो है उसका नाम क्या है यहाँ पे, मधुलिका। मधुलिका अपने व्यक्तिगत सुख, प्रेम, स्वार्थ से ऊपर उठकर जब राष्ट्रीय हित को यहाँ पे सर्वोपरि मानती है, तो इसी के कारण ये जो कहानी है वो हिंदी साहित्य में आपका विशेष स्थान यहाँ पे रखती है। तो चलिए अब आगे समझते हैं। तो देखो अगर हम बात करें इस कहानी के उद्देश्य की, तो कहानी का उद्देश्य यहाँ पे क्या कहता है कि पुरस्कार कहानी का प्रथम उद्देश्य यहाँ पे क्या है कि राष्ट्रीय प्रेम, कर्तव्य परायणता, त्याग, इन सारी भावनाओं को यहाँ पे स्थापित करना। लेखक ये देखना चाहता है कि सच्चा नागरिक वही है जो अपने व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा करके देश और समाज के हितों को यहाँ पे ज्यादा महत्व देता है। उसमें से ही आपका जो मधुलिका का जो चरित्र है वो हमें आदर्श देखने को मिलता है। वो अपने प्रेम, निजी निजी सुख, इन सब का त्याग करके क्या करती है, राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी यहाँ पे निभाती है। और इस प्रकार जो ये कहानी है आपका पाठकों के मन में देशभक्ति को जागृत करती है, नैतिकता और कर्तव्य निष्ठता के जितने भी आपके गुण हैं इनका भी विकास करती है। वही बात करें आपका मधुलिका जो है न्यायिका इस कहानी की, उसके चरित्र के द्वारा कौन कौन से जो आदर्श है उन्हें स्थापित किया गया है। तो देखो कहानी की जो नायिका जो है ना आपकी मधुलिका, ये एक आपकी स्वाभिमानी, साहसी और राष्ट्रीय भक्त युवती हमें देखने को मिलती है। तो वे किसी भी प्रकार के यहाँ पे प्रलोभन या भावनात्मक आकर्षण के कारण अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होती, यानी वो किसी भी प्रकार के स्वार्थ की वजह से या किसी भी भावनात्मक आकर्षण की वजह से अपने कर्तव्यों को यहाँ पे छोड़ती नहीं है, बल्कि उसे ये याद रहता है हमेशा कि उसका जो प्रिय व्यक्ति जो है वो राष्ट्र के विरुद्ध यहाँ पे क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। तब वो व्यक्तिगत प्रेम को यहाँ पे क्या करती है, त्यागती है और राष्ट्रीय हित की जो प्राथमिकता है उसको देती है। तो देखो उसका जो चरित्र है इसके माध्यम से, इसमें जो आपकी नायिका जो है मधुलिका, इसके माध्यम से लेखक ये बताना चाह रहा है कि सच्चा प्रेम वही है जो सत्य, कर्तव्य के मार्ग पर चलने की हमें प्रेरणा दे। वहीं अगर हम बात करें कहानी के शीर्षक यानी आपका पुरस्कार की सार्थकता की, तो देखो कहानी का जो शीर्षक है ना पुरस्कार, अत्यंत ही सार्थक है और उपयुक्त है। क्यों है? क्योंकि पुरस्कार किसी भी विशेष कार्य के बदले में हमें दिया जाता है, सम्मान या प्रतिफल के रूप में, ठीक है। यानी आपका एक तरीके से सिंपल भाषा में कहें तो रिवॉर्ड या अवार्ड हम कह सकते हैं, ठीक है। जो आपको एक अच्छा काम करने के द्वारा जब आपको दिया जाता है पुरस्कार, तो वही आप बदले में एक अच्छा काम को करने के बदले में आपको सम्मान या प्रतिफल दिया जाता है पुरस्कार के माध्यम से, वही आपका पुरस्कार कहलाता है। तो देखो इस कहानी में ना जो पुरस्कार का अर्थ है केवल आपका भौतिक सम्मान नहीं है। तो यहाँ पे जो आपकी न्यायिका जो थी मधुलिका, इसने क्या करा था, यहाँ पे त्याग करा था राष्ट्रीय हित की वजह से, साहस, राष्ट्रीय भक्ति के कारण इसे यहाँ पे क्या प्राप्त होता है, सम्मान प्राप्त होता है। तो वास्तव में सबसे बड़ा पुरस्कार जो है उसका आत्मसंतोष है, यानी उसका सेटिस्फेक्शन है, और कर्तव्य जो आपका पालन है इसकी सफलता है। तो इसलिए ये जो कहानी का जो शीर्षक है ना वो कथानक और मूल भाव को यहाँ पे पूरी तरीके से व्यक्त करता है। वही बात करें राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च मानने का संदेश, तो इस कहानी में आपको ये भी बताया गया है कि राष्ट्रीय हित जो है आपका, राष्ट्र का हित व्यक्ति के निजी हित से सबसे ज्यादा बड़ा होता है। यदि कभी भी व्यक्तिगत भावनाएं जो हैं आपकी राष्ट्रीय कर्तव्यों में संघर्ष उत्पन्न हो जाए, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या देना चाहिए, राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देनी चाहिए, प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो मधुलिका भी इसी प्रकार का यहाँ पे क्या करती है, आदर्श का पालन करती है।
वो भी ये निर्णय लेती है, वो भी ये डिसीजन लेती है कि देश के प्रति उसकी जितनी निष्ठता जो है, समर्पण जो है, वो एक सच्चे नागरिक की पहचान है। तो यहाँ पे लेखक जो है वो इस संदेश को और भी ज्यादा प्रभावशाली ढंग से क्या करती है, प्रस्तुत करती है और बताती है। वहीं अगर हम बात करें कहानी की समकालीन प्रासंगिकता, तो आज के समय में इसका क्या महत्व है इस कहानी का, चलिए समझते हैं। तो देखो, ये जो कहानी है वो आपकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे आधारित है, फिर भी इसके जो आदर्श हैं आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने आपके पहले थे। तो वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो इस कहानी से हमें ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठता, आत्मसम्मान, देशभक्ति जैसे जितने भी गुण है ना, इसकी आवश्यकता हमें पता चलती है। और कहानी जो है वो पाठकों को यहाँ पे मोटिवेशन दे रही है, प्रेरणा दे रही है कि वो अपने स्वार्थ से ऊपर उठ के समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का यहाँ पे क्या करे, पालन करे। इसी कारण ये जो कहानी है आपकी वो और भी ज्यादा आज भी प्रासंगिक है और प्रेरणादायक यहाँ पे मानी जाती है। वही स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस प्रश्न के निष्कर्ष की, तो यहाँ पे आपका निष्कर्ष क्या कहता है कि जो पुरस्कार कहानी है ना, इसमें आपको राष्ट्रीय प्रेम, त्याग, आत्मसम्मान, कर्तव्य निष्ठता, महान भावना, ये सब आपको देखने को मिलेगी। तो कहानी का बेसिकली उद्देश्य क्या है कि जितने भी आपके पाठक है उनके अंदर नैतिक आदर्शों का विकास करना, यानी एथिक्स को डेवलप करना, मोरल्स को डेवलप करना, और राष्ट्रीय हित की जो भावना है इसको भी बनाए रखना। तो वहीं अगर हम बात करें इसमें जो आपकी न्यायिका जो थी इस कहानी के अंदर, मधुलिका, इसका भी जो कैरेक्टर था वो कैसा था कि भारतीय नारी के साहस वाला था, स्वाभिमान, देशभक्ति का आदर्श यहाँ पे प्रस्तुत कर रही थी। तो कहानी का जो शीर्षक है आपका पुरस्कार, इसमें हमें ये पूरी तरीके से सार्थक देखने को मिलता है, क्योंकि ज्यादातर इसमें हमें त्याग, कर्तव्य पालन देखने को मिलता है इस कहानी में, आत्मसंतोष भी देखने को मिलता है। तो वास्तविक पुरस्कार के रूप में यहाँ पे इसे दर्शाया गया है। तो इसी प्रकार आपकी ये जो कहानी है केवल आपको एंटरटेन नहीं करती, बल्कि पाठकों को यहाँ पे वैल्यूज जो है, हाई वैल्यूज जो है वो सिखाती है, उच्च मूल्य सिखाने की यहाँ पे प्रेरणा देती है। वहीं अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, यहाँ पे अगला प्रश्न आपसे क्या कहा गया है कि कहानी कला की जो दृष्टि है, कहानी कला की दृष्टि से जो आपकी ममता कहानी है इसकी समीक्षा आपको करनी है। वहीं अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि जो ममता कहानी है इसका उद्देश्य बेसिकली यहाँ पे क्या है। तो ये भी कहानी जो है आपकी जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा यहाँ पे लिखी गई है, ममता कहानी, ठीक है। हिंदी साहित्य के अंदर आपके जो कथाकार जो है, नाटककार जो है, जयशंकर प्रसाद जी जो है आपके हिंदी साहित्य के महान कथाकार और नाटककार यहाँ पे माने जाते हैं। तो इन्होंने ज्यादातर आपकी ऐतिहासिक और भाव प्रधान यानी आपकी इमोशंस भरी कहानियां यहाँ पे लिखी है, और ऐतिहासिक घटनाओं पे आधारित इन्होंने कहानियां लिखी है। जैसे अभी तक हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि इन्होंने अपनी चंद्रगुप्त की जो इनकी कहानी है उसमें भी इन्होंने लिखा है, ठीक है। अशोक की कहानी लिखी है, युद्ध का वर्णन इन्होंने करा है, कलिंग युद्ध का, ठीक है। तो ये ज्यादातर जो है आपके जयशंकर प्रसाद जी वो ऐतिहासिक और इमोशंस भरी कहानियों को, स्टोरीज को यहाँ पे लिखते हैं। तो उनमें से ही आपकी एक कहानी क्या है, ममता, जैसा आपको नाम से ही पता चल रहा है, इसमें भी हमारा क्या छुपा हुआ है, एक इमोशन छुपा हुआ है। तो ये कहानी क्या कर रही है, इसमें ज्यादातर आपके मानवीय संवेदनाओं को दिखा रही है, ठीक है, जिसमें आपका त्याग है, करुणा है, सेवा है, मातृत्व की भावना है, ठीक है। इन सबको यहाँ पे क्या कर रही है, प्रस्तुत कर रही है। तो यहाँ पे जो प्रसाद जी है वो इस प्रकार जो है आपकी इस कहानी में ना इतिहास, कल्पना का सुंदर समावेशन करते हैं। कहानी की जो न्यायिका जो है ममता, यहाँ पे आपकी क्या है, उच्च आदर्श, त्यागपूर्ण जीवन तथा मानवता के प्रति समर्पण के कारण यहाँ पे पाठकों के मन में विशेष अपना स्थान बना लेती है। तो ये कहानी जो है वो आपकी एक स्त्री के जीवन संघर्ष को क्या कर रही है, चित्रण नहीं करती, बल्कि यहाँ पे आपका जो भारतीय संस्कृति है ना उसके अंदर आपकी जो दया छुपी हुई है, ठीक है। निहित का मतलब यहाँ पे क्या होता है, छुपना, ठीक है। दया, भारतीय संस्कृति के अंदर आपकी दया, करुणा और मानव सेवा के प्रति की जो यहाँ पे भावना है, इन सबको ये कहानी उजागर कर रही है। कहानी जो है आपकी वो कला की दृष्टि से ये भी बता रही है कि यहाँ पे कितनी सफल है और कितनी प्रभावशाली है। तो चलिए समझते, देखो पहला पॉइंट आपका यहाँ पे क्या कहता है कि कथन नाक की दृष्टि से। तो देखो ममता कहानी का जो कथन नाक जो है ना वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे आधारित है, जो पाठकों के मन में एक एक्साइटमेंट और आपकी जो रोचकता जो है, इंटरेस्ट जो है वो बनाए रखती है ये कहानी। इस कहानी की जितनी भी आपकी घटनाएं होती है ना, जितने भी इंसिडेंट्स होते हैं वो क्रमबद्ध होते हैं, यानी सीक्वेंस वाइज हमें देखने को मिलते हैं। उनमें हमें स्वाभाविकता भी दिखाई देती है, और ममता के जीवन की जो परिस्थितियां हैं, उसका जो संघर्ष है, त्यागपूर्ण निर्णय जो है, इस कहानी को और भी ज्यादा ये इफेक्टिव बनाता है। तो लेखक ने यहाँ पे आपके इतिहास के कुछ ऐसे प्रसंग है जिनके कल्पना के साथ जोड़कर इसको एक कहानी का निर्माण करा है। तो पाठकों को अंत तक यहाँ पे ये कहानी जो है बांधे रखती है। कथन में कहीं भी आपकी जो अनावश्यक जो विस्तार है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलता, और हर घटना के अंदर हमें कहानी के उद्देश्यों को यहाँ पे देखने को मिलता है। तो चलिए समझते हैं। अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो देखो
चरित्र चित्रण की दृष्टि से। तो कहानी का सबसे सशक्त पक्ष यहाँ पे क्या है कि इसका चरित्र चित्रण, यानी ममता कहानी का मुख्य पात्र यहाँ पे कौन है कि जो आपकी भारतीय नारी के आदर्श के रूप में यहाँ पे इसका ये प्रतिनिधित्व करती है। यानी ममता जो है वो कहानी की मुख्य पात्र है और वो भारतीय नारी के आदर्श के रूप में खुद को यहाँ पे क्या करती है, प्रस्तुत करती है, अपना प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें वो दिखाती है कि वो कितनी दयालु, सहृदय और त्यागमयी और कर्तव्यनिष्ठ स्त्री यहाँ पे है। तो इसी के विपरीत अगर हम बात करें, इसी के विपरीत परिस्थितियों में वे अपने मानवीय गुणों को नहीं छोड़ती। उसका चरित्र ये दर्शाता है कि सच्ची महानता धन या पद में नहीं है, बल्कि आपकी सेवा, त्याग, इन सब में छुपा होता है। तो अन्य पात्र में भी आपकी जो कथा है, कथा के विकास में ये सहायक होती है, अपने अपने स्थान पर ये अपने प्रभाव छोड़ते हैं और पात्रों के माध्यम से जो लेखक है ना यहाँ पे मानवीय मूल्य और नैतिक आदर्शों को यहाँ पे स्थापित करते हैं। तो वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे आपकी भाषा शैली की दृष्टि से, तो देखो जयशंकर प्रसाद जी की जो भाषा जो है यहाँ पे साहित्यिक और परिष्कृत और भावपूर्ण है। इस कहानी में आपके ज्यादातर संस्कृतनिष्ठ शब्द जो है, हिंदी जो है, इसका उपयोग किया गया है, किंतु भाषा आपको कहीं भी कठिन या बेउजली यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी, बल्कि यहाँ पे लेखक ने सरल और प्रभावशाली शब्दों के माध्यम से जितने भी कैरेक्टर है उनकी भावनाओं को और उनकी सफलताओं को यहाँ पे क्या करा है, बहुत अच्छे से यहाँ पे व्यक्त करा है। ठीक है, तो कहानी के अंदर आपका जो वर्णनात्मक और चित्रात्मक और भावनात्मक शैली है, ये सब देखने को हमें मिलती है। और जितने भी आपके यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है, संवाद जो है पात्रों के बीच में, कैरेक्टर के बीच में जो भी कम्युनिकेशन जो चल रहा है, उसको भी यहाँ पे क्या करती है, अनुकूल बनाती है। तो कथा को यहाँ पे ये गति भी प्रदान करती है, भाषा की मधुरता और शैली की जो प्रभावशीलता है, कहानी इसको और भी ज्यादा क्या कराती है, कलात्मक ऊंचाई यहाँ पे प्रदान कराती है। वहीं अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो देखो वातावरण, भाव पक्ष और कहानी कला। कहानी में ना आपकी ऐतिहासिक वातावरण का सफल चित्रण हमें देखने को मिलता है। उस समय की जो आपकी सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां थी, वो भी इस कहानी के माध्यम से हमें देखने को मिलती है। साथ में यहाँ पे लेखक क्या बता रहा है कि करुणा, प्रेम, त्याग, सहानुभूति और मानवता जैसे जितने भी आपके इमोशंस जो है, जितने भी भाव जो है, इस कहानी के माध्यम से हमें बता रहा है। वहीं अगर हम बात करें इस कहानी के कैरेक्टर की, यानी ममता की, तो ममता का जो संघर्ष है, उसका जो त्याग है, वो भी यहाँ पे जितने भी आपके पाठक है उनके हृदय को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। तो कहानी में आपके भावनात्मक गहराई होने के साथ साथ यहाँ पे कलात्मकता और विद्यमान भी हमें देखने को मिलती है। तो कथननाक, पात्र, भाषा और वातावरण का यहाँ पे संतुलित समन्वय जो है, वो इस कहानी को सफल कहानी बनाता है। तो कहानी में आपका ज्यादातर रस, प्रभाव और उद्देश्यों का सुंदर समावेश, सुंदर जो मेलन जो है आपका, सॉरी मिलन जो है, या हम कह सकते हैं सुंदर मेल जो है, हमें देखने को मिलता है। तो इससे कहानी जो है, आपकी कहानी कला जो है, इसकी दृष्टि से ये और भी ज्यादा उत्कृष्ट बनती है। वहीं अगर हम बात करें कहानी के उद्देश्य की, तो देखो ममता जो कहानी है ना, इसका उद्देश्य क्या है, बेसिकली हमें मानवता सिखाना, करुणा, सेवा, त्याग की भावना को स्थापित करना। लेखक यहाँ पे ये संदेश देना चाहता है इस कहानी के माध्यम से कि जो हमारा मनुष्य का जो वास्तविक जो मूल्य है, उसके बल्कि धन से, उसके पद से, उसके वैभव से नहीं होता, बल्कि उसके अंदर की जितनी भी एथिक्स जो है, जो सद्गुण जो है, ठीक है, जो संस्कार जो है, उससे होता है। तो मानवीय व्यवहार से यहाँ पे उसका जो वास्तविक मूल्य जो है, रियल वैल्यू जो है उस इंसान की, वो इससे आपकी निर्धारित होती है कि आप कितना अच्छा व्यवहार आप दूसरों के प्रति रख रहे हैं, किस तरीके से आप मानवता, करुणा, प्रेम, इन सारी चीजों को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं। तो ममता का जो चरित्र था ना, वो ये शिक्षा देता था कि आपका कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हमें अपने मनुष्य को अपने नैतिक आदर्श और मानवीय मूल्यों का त्याग यहाँ पे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कहानी हमें ये बता रही है कि दूसरों के प्रति हमें हमेशा सहायता की जो भावना है, हेल्प की जो भावना है, वो रखनी चाहिए, सहानुभूति रखनी चाहिए। इस प्रकार लेखक ने भी समाज को यहाँ पे प्रेम, दया, सेवा का संदेश दिया है और मानवीय जीवन में आपकी ज्यादातर नैतिक मूल्यों को, यानी एथिक्स वैल्यू को यहाँ पे डेवलप करने की बात की गई है। वहीं अगर हम बात करें इस प्रश्न के निष्कर्ष की, तो निष्कर्ष यहाँ पे क्या कहता है कि जो ममता जो है, वो जयशंकर प्रसाद की एक उत्कृष्ट और उद्देश्यपूर्ण कहानी है। इस कहानी कला की दृष्टि से इसमें हमें सफल कथननाक, प्रभावशाली चरित्र चित्रण, भावपूर्ण भाषा, सजीव वातावरण, उच्च आदर्शों का सुंदर समावेशन देखने को मिलता है। और ममता का जो चरित्र है, वो भारतीय नारी के त्याग, सेवा, करुणा का प्रतीक बनकर भी यहाँ पे क्या होता है, उभरता है। तो कहानी में ना आपके ज्यादातर जितने भी पाठक हैं, इनको यहाँ पे मानवता, नैतिकता, परोपकार की जो भावना है, ये संदेश सिखाती है कहानी। और यही कारण जो है आपका ममता कहानी जो है, वो हिंदी साहित्य की श्रेष्ठ कहानियों में अपना अपना एक अलग से महत्वपूर्ण स्थान यहाँ पे बनाती है। तो आज भी पाठकों के लिए ये प्रेरणा सूत्र का कार्य करती है। वही स्टूडेंट्स अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो देखो पुरस्कार कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। वही पुरस्कार कहानी में आपके जितने भी कथननाक जो है, इनका संक्षिप्त वर्णन कीजिए।
तो देखो, अगर हम बात करें पुरस्कार कहानी की, तो ये भी जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई फेमस एक कहानी है, जिसमें इन्होंने प्रेम, कर्तव्य, त्याग, देशभक्ति, आत्मसम्मान जैसे जितने भी आपके उच्च मानवीय मूल्य जो है, इसको इसमें प्रस्तुत करा है। तो कहानी का जो कथननाक जो है वो आपका और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और प्रभावशाली देखने को मिलता है। इसके माध्यम से लेखक ने यहाँ पे ये दिखाया है कि सच्चा प्रेम और राष्ट्रीय हित जो है आपका व्यक्तिगत स्वार्थ से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है। और कहानी की जो प्रमुख जो यहाँ पे पात्र जो है मधुलिका, उसका भी यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, उसके चरित्र के माध्यम से यहाँ पे आदर्श नारी के गुणों को भी हमें बताया है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कहानी की कथननाक की, तो देखो कहानी का जो केंद्र है वो कौन है यहाँ पे, मधुलिका नाम की एक युवती है, एक महिला है, जो क्या है, एक किसान की बेटी है। तो राज्य में आपका जो किसान जो उत्सव जो है, सॉरी, कृषि उत्सव जो है, खेती का जो एक उत्सव है, त्योहार जो है, उसके अंदर भूमि को यहाँ पे क्या दिया जाता है, पुरस्कार के लिए यहाँ पे चुना जाता है। तो कुछ आपके ऐसे राजकीय नियम होते हैं जिसके अनुसार आपकी जो भूमि जो है वो राज्य को यहाँ पे दे दी जाती है, और उसके बदले में आपको यहाँ पे स्वर्ण मुद्राएं यहाँ पे दी जाती है, यानी सोने की आपको जो मुद्राएं जो है, पैसे जो है वो यहाँ पे दिए जाते हैं। तो वहीं आपकी जो मधुलिका जो है, इसने अपने पूर्वजों की जो भूमि है ना, इसका मूल्य स्वीकार करने से इन्हें क्या कर दिया, इनकार कर दिया। इससे उसका जो स्वाभिमान जो है, भूमि प्रेम का जो परिचय है वो हमें देखने को मिलता है। इसी दौरान यहाँ पे जो आपका अरुण नाम का जो राजकुमार है, वो मधुलिका के सौंदर्य और व्यक्तित्व से यहाँ पे प्रभावित होकर उससे प्रेम करने लगता है। तो समय बीतने पर जो आपका राजा जो था यहाँ पे, अरुण जो था, वो राज्य के विरुद्ध क्या रचने लगता है, एक षड्यंत्र रचने लगता है। तो मधुलिका से यहाँ पे सहयोग चाहता है वो। तो मधुलिका जो है वो प्रेम और राष्ट्रीय धर्म के बीच में एक कठिन पथ पे चलती है, द्वंद पे चलती है, पढ़ी जाती है, ठीक है। तो अंत में क्या होता है कि देश हित के सर्वोपरि मानते हुए भी वो जो षड्यंत्र वो रच रहा होता है, उसकी सूचना यहाँ पे वो क्या दे देती है, किसको दे देती है, राजा को दे देती है। तो राजा के द्वारा यहाँ पे जो अरुण है वो पकड़ा जाता है, और राज्य की जो रक्षा है वो यहाँ पे की जाती है। तो मधुलिका यहाँ पे जो है, इसका स्वाभिमानी व्यक्तित्व हमें देखने को मिलता है, यानी ये स्वाभिमानी युवती है, ठीक है। इसने अपने पैतृक भूमि, यानी जो पूर्वजों की जो जमीन है, भूमि जो है, इसके बदले में इसने यहाँ पे जो पुरस्कार है उसको स्वीकार नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि ये सिर्फ भूमि को केवल संपत्ति नहीं मानती, बल्कि पूर्वजों की, अपने अपने दादा दादी की जो उनके जो पूर्वज है, जो पैतृक भूमि जो है, उसको यहाँ पे धरोहर मानती है। तो इस व्यवहार से ना उसका जो आत्मसम्मान है, जो दृढ़ता है, उच्च आदर्श जो है, इसका भी परिचय हमें देखने को मिलता है। तो किसी भी परिस्थिति में हमें अपने सिद्धांतों से समझौता यहाँ पे वो करती हुई नजर नहीं आती। वही बात करें देशभक्ति और कर्तव्य निष्ठता की, तो देखो यहाँ पे जो मधुलिका जो है, इसके चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि उसने यहाँ पे देशभक्ति को देखा है। यानी अरुण से वो प्रेम करती थी, फिर भी उसे ये बात जानते हुए भी अरुण जो था वो राज्य के विरुद्ध क्या कर रहा था, यहाँ पे कार्य कर रहा था। लेकिन यहाँ पे व्यक्तिगत प्रेम से ऊपर उठ के इसने यहाँ पे मधुलिका ने राष्ट्रीय हित को ज्यादातर प्रायोरिटी दी, प्राथमिकता दी। और यही कारण जो था, यही निर्णय जो था, उसकी कर्तव्य निष्ठता, राष्ट्रीय चेतना को भी दर्शाता है। तो इसी गुण के कारण ये जो आपकी कहानी है वो आदर्श न्याय का यहाँ पे बन जाती है। वही बात करें हम त्याग और नैतिकता की, तो देखो मधुलिका जो थी वो आपकी ज्यादातर त्यागमय और नैतिक मूल्यों में यहाँ पे विश्वास रखने वाली एक नारी थी। तो वो ज्यादातर व्यक्तिगत सुख, प्रेम, भविष्य की संभावनाओं का त्याग करके सत्य और न्याय का साथ हमेशा देती थी। इसलिए नैतिकता का धर्म उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण था। तो उसके चरित्र में हमें यहाँ पे साहस, संयम, विवेक का सुंदर समावेशन देखने को मिलता है। वही बात करें अगर हम अगले पॉइंट की, तो देखो आदर्श नारी के रूप में जो मधुलिका थी वो सिर्फ आपकी केवल कहानी की एक नायिका नहीं थी, बल्कि भारतीय नारी के आदर्श स्वरूप का भी यहाँ पे वो प्रतिनिधित्व करती थी। उसमें हमें स्वाभिमान, त्याग, प्रेम, कर्तव्यपरण, देशभक्ति और नैतिक दृढ़ता जैसे जितने भी गुण हैं आपको विद्यमान दिखते हैं। उसका जो चरित्र है वो पाठकों को यहाँ पे प्रेरणा देता है कि कठिन परिस्थितियों में भी उसे सत्य और यहाँ पे आपके जो कर्तव्य है उसका मार्ग हमें यहाँ पे नहीं छोड़ना चाहिए। वही बात करें इस प्रश्न के निष्कर्ष की, तो निष्कर्ष यहाँ पे क्या कहता है कि पुरस्कार कहानी जो है ना वो आपकी खतरनाक और अत्यंत प्रभावशाली, रोचक और उद्देश्यपूर्ण है। इसमें हमें प्रेम, त्याग, राष्ट्रीय भक्ति, नैतिक मूल्यों का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। इस कहानी के जो मुख्य आपके पात्र है वो थी आपकी मधुलिका, जो एक आदर्श और स्वाभिमानी और त्यागमयी देशभक्त नारी थी, ठीक है। उसका जो चरित्र था वो ये संदेश देता है कि व्यक्ति को अपने निजी हितों से ऊपर उठकर समाज के कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण को ज्यादातर यहाँ पे महत्व देना चाहिए। तो इसी कारण जो आपकी पुरस्कार कहानी थी वो हिंदी साहित्य की सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कहानियों में से गिनी जाती थी, और आज भी यहाँ पे जो पाठक है उसको यहाँ पे ये प्रेरणा देती है। वही स्टूडेंट्स अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 6 की, तो प्रश्न नंबर 6 में आपसे क्या पूछा गया है कि अजात शत्रु नाटक
इसकी पूरी हमें कथा वस्तु यानी पूरी कहानी बतानी है। और अजातशत्रु नाटक के अंदर जो आपका एक जो पात्र है उसका चरित्र चित्रण करना है, यानी किसी भी एक कैरेक्टर का हमें यहाँ पे क्या बताना है, पूरा चरित्र बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। तो देखो ये जो है ना आपका हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध जो आपके नाटककार है जयशंकर प्रसाद जी, इनके द्वारा यहाँ पे एक लिखा गया एक नाटक है अज्ञात शत्रु। ठीक है, इसके अंदर ये ज्यादातर क्या करते हैं, इस नाटक में जितने भी आपकी प्राचीन भारत जो है, प्राचीन भारत में जितने भी आपके राजनीतिक, सामाजिक और पारिवारिक जीवन जो है इसको ये बहुत प्रभावशाली ढंग से बताते हैं। नाटक का जो आधार था वो बेसिकली यहाँ पे जो आपके मगध के जो राजा थे ना अजात शत्रु, इसके जीवन के ऊपर था। तो बेसिकली यहाँ पे आपकी जो सत्ता है, संघर्ष है, पारिवारिक संबंध है, महत्वाकांक्षा है, प्रेम है, कर्तव्य है, इन सारे मानवीय भावों का इन्होंने यहाँ पे क्या करा, सुंदर समावेशन करा। ठीक है, नाटक की जो आपकी कथा वस्तु जो है ये ज्यादातर आपकी तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों को क्या करती है, उजागर करती है, जिसमें से आपका अजात शत्रु का जो चरित्र है वो मानवीय जीवन के विभिन्न पक्षों को यहाँ पे क्या करता है, सामने लाता है। तो देखो यहाँ पे जो आपका अजात शत्रु जो ये नाटक है ना, ये ज्यादातर आपका राजनीतिक और सामाजिक से जुड़ा हुआ है और पारिवारिक जीवन से जुड़ा हुआ है। तो इसमें ना जो आपके मगध के राजा जो थे अजात शत्रु, उसके ऊपर ये पूरा बेसिकली नाटक है, जिसमें हमें पता चलता है कि वहां की जो सत्ता थी उस समय में कैसी थी, यानी वहां पे शासन कैसा था, उस समय में पारिवारिक संबंध कैसे होते थे, वहां का जो प्रेम था किस तरीके से था, वहां पे जो कर्तव्य का जो पालन होता था राज्य के द्वारा किस तरीके से किया जाता था, मानवीय भावना यहाँ पे क्या थी। तो ये सारी चीजें हमें इस नाटक में देखने को मिलती है। और अजात शत्रु का जो चरित्र है वो मानव जीवन के लिए अलग अलग यहाँ पे जो पक्ष है वो शामिल करता है। तो चलो यहाँ पे समझते हैं। तो देखो अगर हम इस नाटक की पूरी एक शॉर्ट उसमें समरी की अगर हम बात करें, ठीक है, इन शॉर्ट में इस कहानी की बात करें, तो नाटक की जो पूरी कथा है ना वो मगध के राजा और उसके राज्य परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है, यानी अजात शत्रु जो थे उसके जो पिता थे बिंबिसार, इसके शासन काल में जो सत्ता थी उसे प्राप्त करने की इच्छा वो रखता था अजात शत्रु। और इन सारी परिस्थितियों और राजनीतिक षड्यंत्रों के कारण उसने अपने पिता के विरुद्ध यहाँ पे वो क्या हो गया, खड़ा हो गया। तो राज्य प्राप्ति की जो महत्वाकांक्षा थी उसके जीवन का सबसे प्रमुख उद्देश्य बन गई। और इसी संघर्ष के माध्यम से ना नाटक की जो कथा थी वो आगे बढ़ती रही और अनेक राजनीतिक घटनाएं हमारे सामने आती रही। वहीं अगर हम बात करें राजनीतिक संघर्ष और मानवीय द्वंद की, तो इस नाटक में ना केवल आपका राज्य सत्ता का ही संघर्ष नहीं देखने को मिला, बल्कि मनुष्य और जो उसके अंतर मन का जो संघर्ष है उसको भी दिखाया गया। यानी अजात शत्रु जो है सत्ता प्राप्त करने में सफल तो हो जाता है, लेकिन उसके मन के अंदर जो भी अपराध है, जो पश्चाताप है वो बना रहता है। तो लेखक ने यहाँ पे ये दिखाने का प्रयास करा है कि केवल आपकी शक्ति जो है ना वो राज्य प्राप्त करने लेने तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि राज्य प्राप्त कर लेना जीवन की सफलता तक ही ये नहीं होती, बल्कि मनुष्य की जो नैतिक पक्ष है ना उसको भी उतना ही महत्वपूर्ण देना होता है। वही अगर हम बात करें अजात शत्रु का महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व, तो देखो अजात शत्रु जो है इसका जो नाटक है इसमें ये प्रमुख क्या है, इस नाटक में अजात शत्रु मेन कैरेक्टर है। तो ये जो आपका है अत्यंत साहसी है, पराक्रमी है, महत्वाकांक्षी युवक है और ये ज्यादातर आपकी लीडरशिप की जो क्षमता है, एबिलिटी जो है नेतृत्व की वो रखता है। तो शासन करने के जितने भी गुण है इसके अंदर विद्यमान होते हैं अजात शत्रु में, और वो अपने लक्ष्यों को एम को प्राप्त करने के लिए वो कठिन से कठिन परिस्थितियों का सिचुएशन का यहाँ पे सामना करता है। और यही जो उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति जो है ना उसमें आत्मविश्वास और प्रभावशाली शासक के रूप में उसे प्रस्तुत करती है। वही अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो देखो अजात शत्रु का जो भावुक और पश्चाताप जो रूप है इसमें आपका अजात शत्रु सत्ता प्राप्ति के लिए कठोर निर्णय लेता है, फिर भी उसके जो अंदर के जो जो भीतर के जो मानवीय संवेदनाएं जो है वो जीवित रहती है। पिता के प्रति यहाँ पे किए गए जो व्यवहार है उसके मानसिक रूप में उसे क्या कर देते हैं, व्यथ यहाँ पे वो रहता है। उसके मन में आपका गलीन और पश्चाताप की जो भावना है वो उत्पन्न रहती है, और यही गुण जो है उसके कैरेक्टर को सामान्य खलनायक से अलग बनाता है और एक मानवीय पात्र के रूप में स्थापित करता है। वहीं अगर हम बात करें आदर्श और यथार्थ का समन्वय, तो देखो अजात शत्रु का जो चरित्र है ना इसमें आपको आदर्श और यथार्थ यानी एक आइडल और आपका जो रियलिटी जो है इन दोनों का ही यहाँ पे एक सुंदर कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है। राजनीतिक यथार्थता यानी राजनीति की जो सच्चाई है, वास्तविकता जो है इसको समझने वाला ये शासक माना जाता है। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो ये नैतिक मूल्यों को भी ज्यादातर महत्व देता है, और उसके जीवन का अनुभव यही है कि ये संदेश देता है इसके जीवन का अनुभव कि सत्ता और महत्वाकांक्षा के साथ साथ आपका जो मानवीय संवेदना है उसको भी हमें पालन करना चाहिए, साथ में आपकी नैतिकता का भी पालन करना जरूरी होता है। वहीं अगर हम बात करें इस प्रश्न के निष्कर्ष की, तो देखो अंत में हम कह सकते हैं कि जो आपका अजात शत्रु जो था वो एक ऐतिहासिक नाटक है
जिसकी जो कथा वस्तु है वो ज्यादातर आपकी राजनीतिक संघर्ष को दिखाती है, पारिवारिक संबंध को दिखाती है, मानवीय मूल्यों को दिखाती है। तो नाटक की जो कथा है वो बहुत ज्यादा आपकी इंटरेस्टिंग है, रोचक है, प्रभावशाली है, उद्देश्यपूर्ण है। और अजात शत्रु का जो चरित्र है वो नाटक की सबसे बड़ी यहाँ पे विशेषता है, क्वालिटी है। तो ये जो है आपका साहसी, महत्वाकांक्षी, नेतृत्व क्षमता और संवेदनशील व्यक्ति के रूप में यहाँ पे सामने आता है। उसके जीवन में आपकी जितनी भी शक्ति है, संघर्ष है, अपराध बोध है, आत्मचिंतन है, इन सबको भी हमें इस नाटक में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार ये जो नाटक है केवल आपका ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण नहीं करता, बल्कि मानवीय जीवन की जितनी भी जटिलता है, जितने भी आपके नैतिक मूल्य हैं, इसको भी यहाँ पे दर्शाता है। तो यही कारण है जो अजात शत्रु हिंदी नाटक जो है वो आपकी हिंदी साहित्य के अंदर एक महत्वपूर्ण कृति यहाँ पे मानी जाती है। वही स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कि छायावाद के विषय में जयशंकर प्रसाद के क्या विचार है। वहीं प्रसाद के अनुसार जो आपका छायावाद की जो प्रमुख विशेषताएं है वो कौन कौन सी है। तो देखो, अगर हम बात करें हिंदी साहित्य के अंदर आपका आधुनिक काल में आपका छायावाद जो है एक महत्वपूर्ण काव्य धारा के रूप में विकसित हुआ। इसके प्रमुख स्तंभ जो देखने को मिले हमें, यानी आपको छायावाद के अलग अलग कवि के अंदर हमें कौन कौन देखने को मिले। छायावाद के कवि जो थे आपके अलग अलग, वो थे जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। ये सब क्या है आपके आधुनिक काल में छायावाद के कवि है। ठीक है, तो छायावाद ने ना हिंदी कविता को एक नई संवेदना दी, नयापन दिया, नई अभिव्यक्ति दी, आत्मानुभूति का स्वर दिया। तो जयशंकर प्रसाद जी जो है, जयशंकर प्रसाद जी ने यहाँ पे छायावाद को केवल एक काव्य प्रवृत्ति ना मान करना, मानवीय चेतना, सौंदर्य बोध और आपका अंतर्मन की जितनी भी अनुभूतियां हैं, इसको अभिव्यक्त करने का, इनको बताने का एक माध्यम माना है। तो इनके अनुसार जो आपका छायावाद है वो स्थूल जगत से हटकर एक सूक्ष्म भाव जगत की ओर मुख ले लेता है। ठीक है, उन्मुख होने वाली एक काव्य धारा है जिसमें आपके व्यक्ति के अंतरकरण की जो भी अनुभूतियां होती है उसे यहाँ पे व्यक्त किया जाता है। तो चलिए समझते हैं। तो देखो, अनुभूति और व्यक्तिवाद की जो प्रधानता है वो हमें देखने को मिलती है। यानी जयशंकर प्रसाद के अनुसार जो आपका छायावाद जो है ना, इसका मूल आधार क्या है, आपकी आत्म अनुभूति। यानी छायावाद के जितने भी आपके कवि हैं वो ज्यादातर भारी घटनाओं का यहाँ पे वर्णन नहीं करते, बल्कि अपने हृदय की जो अनुभूतियां हैं, जो उनका खुद का एक्सपीरियंस है, खुद के जो इमोशंस है, खुद की जो उनकी सेंसिटिविटी जो है, ठीक है, उन सबको यहाँ पे क्या करते हैं, संवेदनाओं को यहाँ पे व्यक्त करते हैं। और इस काव्य धारा में जो आपके व्यक्ति है वो अंतर जगत में यहाँ पे खुद को एक विशेष यहाँ पे उन्हें स्थान दिया गया है। तो कवि यहाँ पे अपने सुख दुख, आशा निराशा, मानसिक अनुभव, इन सबको एक कलात्मक रूप में यहाँ पे क्या करता है, प्रस्तुत करता है। इसी कारण जो आपकी छायावादी कवि जो है, छायावादी कविता जो है, इसमें आपको व्यक्तिवाद की भावना देखने को मिलती है। वहीं अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो देखो, प्राकृतिक सौंदर्य और मानवीयकरण। यानी प्रसाद जी जो है, इनके विचार में हमें छायावादी की एक महत्वपूर्ण विशेषता देखने को मिलती है। यानी जितने भी आपके छायावादी जो है कवि, उसमें ज्यादातर हमें प्रकृति के प्रति एक अनुराग देखने को मिलता है। यानी छायावाद के जो कवि है वो केवल प्रकृति को यहाँ पे दृश्य वस्तु के रूप में नहीं देखते, बल्कि उसमें आपकी जितनी भी मानवीय भावना है उसका भी यहाँ पे क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। तो यहाँ पे पर्वत, नदी, बादल, चांद, तारे, वनस्पति, ये सब क्या कर रहे हैं, कवि के भावों को यहाँ पे सहचारी यहाँ पे बना रहे हैं। तो प्रकृति के माध्यम से ना कवि अपने मनोभाव की अभिव्यक्ति यहाँ पे करता है, उसे जीवांत रूप यहाँ पे देता है। और इसी प्रकार आपकी जो प्रकृति है और जो मानव का जो घनिष्ठ संबंध जो है वो छायावाद की प्रमुख यहाँ पे पहचान बन जाता है। वहीं अगर हम बात करें रहस्यवाद और आध्यात्मिक चिंतन की या चेतना की, तो देखो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी ने ना छायावाद को यहाँ पे रहस्यात्मक और अनुभूतियों की यहाँ पे अभिव्यक्ति भी माना है। तो छायावादी कवि जो है वो दृश्य जगत के पीछे छुपे हुए जितने भी आपके अदृश्य है, खोज जो है, इसको यहाँ पे करता है। जिज्ञासा केवल आपकी भौतिक संसार तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यहाँ पे जो आपकी आत्मा है, परमात्मा है, जीवन है, इस सबके गूढ़ रहस्य जो आपके होते हैं, गहरे रहस्य को समझने का भी ये प्रयास करते हैं। तो छायावाद जो आपके काव्य है, इसमें हमें आध्यात्मिकता देखने को भी मिलती है। ठीक है, स्पिरिचुअल भी देखने को भी हमें मिलती है और रहस्य बोध भी देखने को मिलता है, यानी एक सस्पेंस देखने को भी मिलता है। और सबसे छोटी से छोटी अनुभूति जो है वो देखने को भी मिलती है। वहीं अगर हम बात करें कल्पनाशीलता और सौंदर्य बोध की, तो देखो प्रसाद के अनुसार ना जो छायावाद है इसमें हमें ज्यादातर कल्पना देखने को मिलती है। तो छायावादी कवि अपनी कल्पना के माध्यम से ना साधारण वस्तुओं को भी यहाँ पे असाधारण सौंदर्य यहाँ पे प्रदान करते हैं। इस काव्य धारा में आपकी जो सौंदर्य की खोज है केवल भारी रूप तक सीमित नहीं रहती, बल्कि आपकी मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक सौंदर्य को भी यहाँ पे ये महत्व देती है। तो छायावाद के जितने भी कवि है ना वो अपनी कल्पना और सौंदर्य के आधार पर ही अपनी हिंदी कविताओं को नई ऊंचाई प्रदान करते हैं।
वहीं अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, यानी आपका प्रतीकात्मकता, लक्षणता और आपका संगीतात्मक भाषा। तो छायावाद जो है आपके कवि जयशंकर प्रसाद जी ने ना यहाँ पे छायावाद की जो भाषा है इसको बहुत ज्यादा कलात्मक, व्यंजन प्रधान यहाँ पे माना है। छायावादी कवि प्रत्यक्ष यहाँ पे कथन के माध्यम से कथन के स्थान पर यहाँ पे अपने प्रतीक, संकेत, लक्षणीय शब्दों का यहाँ पे यूज करते हैं। भाषा में मधुरता, कोमलता, संगीतात्मकता का समावेशन यहाँ पे करते हैं। शब्दों की जो व्यंजना है इसकी शक्ति के माध्यम से अपने गहरे भावों को यहाँ पे बताते हैं। और यही कारण है कि छायावाद कविता के अंदर ना, छायावादी कविता के अंदर आपके जो छोटे से छोटे भाव जो है उसको एक क्रिएटिविटी के थ्रू यहाँ पे क्या किया जाता है, हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें इस प्रश्न के निष्कर्ष की, तो निष्कर्ष यहाँ पे क्या कहता है कि कहा जा सकता है कि आपका जो जयशंकर प्रसाद जी जो है इनके अनुसार छायावादी हिंदी कविता के अंदर हमें, जिसमें आपको अनुभूति, व्यक्तिवाद, प्राकृतिक प्रेम, रहस्य बोध और सौंदर्य चेतना, प्रतीकात्मकता, इन सब की अभिव्यक्ति हमें सुंदर रूप से देखने को मिलती है। तो प्रसाद जी ने ना यहाँ पे छायावाद को मानव के अंतर मन की सूक्ष्म अनुभूतियों और आपका काव्य अभिव्यक्ति का रूप यहाँ पे माना है। और छायावाद में आपका जितने भी हिंदी साहित्य है ना, इसको एक नई संवेदना, नई भाषा, उच्च कलात्मकता, इन सारी चीजों को यहाँ पे प्रदान करा। तो इसी कारण जो छायावाद जो है वो आधुनिक हिंदी कविता का स्वर्णिम अध्याय यहाँ पे माना जाता है। तो जयशंकर प्रसाद जी और उनके जो प्रमुख प्रवर्तक जो है वो व्याख्याकार के रूप में भी हमें हमेशा याद रहते हैं। वहीं अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो प्रश्न नंबर 8 यहाँ पे क्या कहता है कि यथार्थवाद और छायावाद निबंध के आधार पर यहाँ पे जो आपकी यथार्थवाद की जो विशेषता है ये बताइए, वहीं यथार्थवाद और छायावाद के बीच में जो अंतर है उसे बताइए। तो देखो यहाँ पे इसका परिचय क्या कहता है कि हिंदी साहित्य के विकास में ना आपको जो यथार्थवाद है और जो छायावाद है ये दोनों ही आपकी साहित्यिक प्रवृत्तियां हैं। यथार्थवाद यहाँ पे जीवन और समाज के वास्तविक स्वरूपों को बताता है, ठीक है। वहीं आपका छायावाद मानवीय भावना, कल्पना, सौंदर्य, अनुभूति, इन सबको क्या करता है, साहित्यिक आंदोलन के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। तो हिंदी के महान साहित्यकार जो आपके हैं जयशंकर प्रसाद जी, इनका जो प्रसिद्ध निबंध था वो कौन सा था, एक यथार्थवाद और छायावाद। इन दोनों धाराओं की प्राकृतिक और विशेषताओं को यहाँ पे क्या करते हैं, विवेचना करते हैं, बताते हैं। और उनके अनुसार जो आपका साहित्य है केवल उसका जो उद्देश्य है कल्पना करना नहीं होता, ठीक है, सृष्टि की कल्पना करना नहीं होता, बल्कि जीवन के सत्य को एक कलात्मक रूप में, एक क्रिएटिविटी फॉर्म के अंदर क्या होता है, दिखाना होता है। तो इस दृष्टि से जो आपका यथार्थवाद है, छायावाद है, दोनों ही साहित्य की महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां यहाँ पे मानी जाती है। इनके जो स्वरूप है, जो उद्देश्य है, उनके अंदर भी हमें अंतर दिखाई देता है। तो चलिए इसको समझते हैं। तो देखो पहला पॉइंट आपका क्या कहता है कि यथार्थ जीवन का चित्रण, यानी यथार्थवाद का जो प्रमुख गुण है वो ये है कि जीवन के वास्तविक रूप को यहाँ पे दिखाना, यानी जीवन की सच्चाई दिखाना, यानी समाज में आपकी जो अच्छाइयां हैं, बुराइयां हैं, दुख है, सुख है, संघर्ष है, भाव है, शोषण है, मानवीय समस्या है, इन सबको एकदम रियलिटी के साथ दिखाना, किसी भी तरीके का कोई आर्टिफिशियल रूप यहाँ पे ना देना। तो यथार्थवाद जो है ना आपका जीवन, जितना भी यथार्थवाद साहित्य जो है वो जीवन के जो गहरे सत्य जो है, ठीक है, कड़वे सच जो है, इससे मुंह मोड़ता नहीं है, बल्कि आपको साहसपूर्ण यहाँ पे सामने लेकर आता है। और यही कारण है यथार्थवाद समाज में और व्यक्ति के वास्तविक अनुभवों का जो साहित्य है इसके अंदर माना जाता है। तो वहीं अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, अगला पॉइंट आपको क्या कह रहा है कि सामान्य जनजीवन और सामाजिक चेतना, यानी यथार्थवाद जो है आपके साहित्यों में जो जो भी आपके राजाएं हैं, देवताएं हैं, काल्पनिक पात्र जो हैं, सामान्य मनुष्य को यहाँ पे ज्यादातर अधिक महत्व देते हैं। किसान, मजदूर, स्त्री, निम्न वर्ग और समाज के उपेक्षित लोगों का जो जीवन है, इसमें ये क्या करते हैं, उसे प्रमुख विषय मानकर उस पर अपनी रचनाएं जो है वो बताते हैं। तो यथार्थवाद जो है ना आपकी सामाजिक विषमता, ठीक है, अन्याय, कुरीतियां, इन सबको उजागर करके समाज में आपकी जागरूकता पैदा करता है। और इसी प्रकार जो आपका साहित्य है, साहित्य को यहाँ पे समाज से छोड़ने का भी ये कार्य करता है। वहीं अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो देखो छायावाद और यथार्थवाद का दृष्टिकोण, यानी छायावाद का जो आधार है वो कल्पना से, अनुभूति से, रहस्य और सौंदर्य है, जबकि आपका यथार्थवाद का आधार क्या है कि आपको एक वास्तविकता, सामाजिक जीवन, और छायावादी कवि अपने अंतर्मन की जितनी भी भावना है उसको यहाँ पे बताता है। और यथार्थवाद जो लेखक है आपका वो भारी जगत के बारे में बताता है, तो सामाजिक परिस्थितियों का यहाँ पे चित्रण देखने को मिलता है। छायावाद व्यक्ति जो है वो अपने आत्मिक संसार को यहाँ पे बताते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। और यथार्थवाद क्या करते हैं, समाज में जितनी भी आपकी रियलिटी जो है और जो जीवन का जो प्रत्यक्ष सत्य जो है, सीधा सच जो है, वो उसे आपके सामने लाते हैं।
तो वहीं अगर हम बात करें भाषा शैली और अभिव्यक्ति के अंतर में, तो देखो छायावाद जो है उसकी जो भाषा शैली है, साहित्य की जो भाषा शैली है, ज्यादातर इसमें प्रतीकों का यूज किया जाता है, लक्षण, भाव और काव्यात्मक ये होती है, उसमें आपकी संगीतात्मक सौंदर्य की प्रधानता रहती है। वहीं इसके विपरीत यथार्थवादी साहित्य की बात करें तो इसमें आपकी भाषा सरल, स्पष्ट और स्वाभाविक और व्यवहारिक होती है। वहीं आपका यथार्थवादी लेखक जो है अपने विचारों को और अनुभवों को सीधा हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, ताकि पाठक जो है वो जीवन की वास्तविक समस्या को यहाँ पे क्या कर सके, समझ सके। वही स्टूडेंट्स अगले पॉइंट की बात करें तो देखो इसका उद्देश्य और क्या महत्व है। छायावाद का उद्देश्य बेसिकली क्या है कि मानवीय संवेदना और सौंदर्य बोध और आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति कराना, जबकि आपका यथार्थवाद का उद्देश्य क्या है कि समाज और जीवन की जितनी भी आपकी सच्चाइयां हैं उसको यहाँ पे उजागर करना। जबकि आपका जो यथार्थवाद है वो पाठकों को सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूक बनाता है, जीवन के सत्य से परिचित कराता है। वहीं आपका जो छायावाद जो है ये क्या करता है, आपके भाव लोक को समृद्ध बनाता है, यानी इमोशंस को यहाँ पे आपके और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाता है, भीतर सौंदर्य और संवेदना का यहाँ पे क्या करता है, विकास करता है। तो इस प्रकार ये दोनों ही धाराएं क्या कर रही है, आपके साहित्य को अलग अलग स्तरों पर समृद्ध बना रही है। वहीं अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इस प्रश्न के निष्कर्ष की, तो निष्कर्ष यहाँ पे क्या कहता है कि यथार्थवाद और छायावाद ये दोनों ही क्या है, हिंदी साहित्य को महत्वपूर्ण बनाने में आपकी प्रवृत्तियां हैं। यथार्थवाद जीवन के और समाज के वास्तविक रूपों को यहाँ पे क्या करता है, प्रस्तुत करता है, वहीं आपकी सामाजिक चेतना को विकसित करता है। जबकि छायावाद अपनी कल्पना, अनुभूति, सौंदर्य के माध्यम से मानवीय हृदय में आपकी जितनी भी गहरी भावना है उसको हमें बताता है। तो जयशंकर प्रसाद के अनुसार ये दोनों ही प्रवृत्ति एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि साहित्य के पूरक धाराएं ये मानी जाती है। तो यथार्थवाद जीवन के भारी सत्य को यहाँ पे प्रस्तुत करता है और छायावाद उसके अंदर का जो सौंदर्य है, आंतरिक सौंदर्य जो है इसको बताता है। इसलिए आपकी साहित्य की जो पूर्णता है, इन दोनों के समान रूप से ही इसको क्या करता है, महत्व स्वीकार किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कि जयशंकर प्रसाद के अनुसार यथार्थवाद का स्वरूप बताइए। वहीं प्रसाद जी के अनुसार इसका साहित्यिक दृष्टिकोण की विवेचना कीजिए। तो देखो जयशंकर प्रसाद जी जो है हिंदी के महान कवि भी हैं, नाटककार भी हैं, कथानाक भी है, ठीक है, कथाकार भी है। तो इन्होंने ना हिंदी साहित्य को एक नई दिशा प्रदान करी है। साहित्य के उद्देश्य में आपके यथार्थवाद और आदर्शवाद के संबंध में इन्होंने अपने महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत करे हैं। और प्रसाद जी के अनुसार ना साहित्य केवल आपका मनोरंजन का साधन नहीं होता, ठीक है, एंटरटेनमेंट का एक रिसोर्स नहीं होता, बल्कि ये हमारे मानवीय जीवन के अंदर सत्य, संवेदना, संस्कृति का भी एक दर्पण होता है। इन्होंने यहाँ पे यथार्थवाद को जीवन की वास्तविकताओं के साथ जोड़ा है, वहीं उसे केवल भारी घटनाओं तक सीमित नहीं माना। और उनका जो साहित्यिक दृष्टिकोण है इसमें आपको यथार्थवाद, आदर्श, मानवीय संवेदना और राष्ट्रीय चेतना का भी हमें सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। वहीं स्टूडेंट्स अगर हम बात करें पहले पॉइंट की, तो देखो प्रसाद के अनुसार जो यथार्थवाद का स्वरूप है वो क्या है। तो देखो जयशंकर प्रसाद जी के अनुसार ना यथार्थवाद का अर्थ क्या है कि जीवन की जितनी भी आपकी वास्तविक परिस्थितियां हैं, सुख दुख जो है, संघर्ष जो है, मानवीय अनुभव जो है, इन सबको स्वाभाविक रूप से बताना। और ये ऐसा मानते हैं कि साहित्य के अंदर ना आपका साहित्य को केवल जीवन के साथ जुड़ा होना चाहिए। यथार्थवाद केवल आपकी भारी घटनाओं का वर्णन नहीं करता, बल्कि मनुष्य के जो भी आंतरिक भाव जो है उसको भी ये बताता है, सामाजिक परिस्थितियों को भी बताता है। और इस प्रकार उनका जो यथार्थवाद जीवन जो है वो व्यापक और गहरे सत्य को भी यहाँ पे प्रस्तुत करता है। वही अगला पॉइंट क्या कहता है कि यथार्थ और आदर्श का समन्वय, यानी प्रसाद जी यहाँ पे साहित्य में केवल आपका कठोर यथार्थ को स्वीकार नहीं करते, बल्कि उसके जो आदर्श हैं उसका भी समन्वय करते हैं। तो उनका ये विश्वास क्या है कि साहित्य का कार्य क्या है, केवल समाज की कमियों को दिखाना नहीं है, बल्कि मनुष्यों को यहाँ पे उच्च जीवन के जो मूल्य है इसकी ओर प्रेरित करना भी है। इसलिए उनके साहित्य में ज्यादातर हमें यथार्थ के साथ आपको आदर्शवाद का जो संतुलन है वो भी देखने को मिलेगा, जो पाठकों को यहाँ पे जीवन के प्रति क्या कर रहा है, सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान कर रहा है। वही बात करें मानवीय संवेदना और करुणा का महत्व, तो देखो प्रसाद जी का जो साहित्यिक दृष्टिकोण है ना, साहित्यिक दृष्टिकोण केंद्र जो है यहाँ पे मानव जो है, मनुष्य जो है और उसकी संवेदना जो है उससे संबंधित है। उन्होंने ज्यादातर अपने साहित्य के अंदर मानव जो हृदय है उसकी भावनाओं को यहाँ पे बताया है। उसके अनुसार जो भी उनके अनुसार जो भी उनके साहित्य में करुणा है, प्रेम है, सहानुभूति है, मानवीय मूल्य है, इन सबको क्या करा है, उन्होंने समावेशित करा है, एक साथ मिलाया है। और यही कारण है कि जिनकी जो रचना है ना उसमें ज्यादातर हमें मानवता के प्रति एक गहरी आस्था, संवेदनशीलता दिखाई देती है, और ये साहित्य को और भी ज्यादा क्या करती है, प्रभावशाली बनाती है।
वहीं बात करें अगले पॉइंट की, राष्ट्रीय चेतना और सांस्कृतिक दृष्टि, तो देखो प्रसाद जी जो है वो भारतीय संस्कृति, इतिहास, राष्ट्रीय गौरव के समर्थक माने जाते हैं। उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से भारतीय संस्कृति की महानता को प्रस्तुत करा है, राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने का प्रयास करा है। उनके साहित्य दृष्टिकोण में हमें अतीत का गौरव, ठीक है, वर्तमान की समस्या, भविष्य की जो आपकी संभावना है, ये सब एक साथ दिखाई देती है। इसी कारण उनका जो साहित्य है केवल आपका क्रिएटिविटी से भरा नहीं है, बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय हित जो है इसको भी यहाँ पे दिखाता है। वहीं अगर हम बात करें साहित्य का उद्देश्य और महत्व, तो देखो प्रसाद जी के अनुसार ना साहित्य का उद्देश्य क्या है कि मानव जीवन को बहुत ज्यादा सुंदर, श्रेष्ठ और सार्थक यहाँ पे बनाना है। और वो साहित्य को यहाँ पे सत्य, शिव और सुंदर से सुंदर की जो अभिव्यक्ति है वो मानते हैं। तो यहाँ पे आपका साहित्य मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास करता है, उसके विचारों को यहाँ पे परिष्कृत करता है यानी पेश करता है, और समाज में आपके नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों की भी स्थापना करने में सहायता करता है। तो इस प्रकार आपका जो साहित्यिक दृष्टिकोण है वो बहुत ज्यादा व्यापक और मानवीय जीवन मुखी यहाँ पे माना जाता है। वही बात करें इस प्रश्न के निष्कर्ष की, तो निष्कर्ष क्या कहता है कि जयशंकर प्रसाद जी जो है इनके अनुसार यथार्थ जीवन के वास्तविक स्वरूप का कलात्मक संवेदनशील चित्रण हमें देखने को मिलता है। इन्होंने ज्यादातर अपने यथार्थ को आदर्श, मानवता, करुणा और सांस्कृतिक चेतना के साथ जोड़कर देखा है, और उनका जो साहित्यिक दृष्टिकोण है ये और भी ज्यादा आपका अत्यंत व्यापक और संतुलित है, जिसमें मानवीय जीवन के सत्य, राष्ट्रीय भावना, सांस्कृतिक गौरव और उच्च आदर्शों का यहाँ पे क्या किया गया, सुंदर समावेशन मिला गया। तो इसी प्रकार आपका, इसलिए आपका जो प्रसाद जी जो है वो हिंदी साहित्य के ऐसे महान चिंतक माने जाते हैं। उनके विचार जो हैं आज भी साहित्य और समाज दोनों के सम्मान में यहाँ पे प्रासंगिक रूप देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम बात करें छायावाद की परिभाषा और उसका स्वरूप पर प्रकाश डालिए, वहीं हिंदी साहित्य में छायावाद का जो महत्व है वो क्या है। तो देखो अगर हम एक छोटे से इंट्रो से समझे तो हिंदी साहित्य के अंदर ना आपका जो आधुनिक काल है उसको यहाँ पे छायावाद का एक महत्वपूर्ण काव्य धारा के रूप में ये विकसित हुआ। 20वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में यहाँ पे जो छायावाद जो था, छायावाद ने हिंदी कविताओं को नई दिशा दी, नई चेतना दी, नई अभिव्यक्ति दी। और ये केवल आपका साहित्यिक आंदोलन नहीं था, बल्कि ये मनुष्य की जो भावनाएं है, उसकी जो कल्पना है, प्राकृतिक प्रेम जो है, अनुभूति जो है, इन सबको भी ये क्या कर रहा था, सशक्त बना रहा था। तो छायावादी कवियों ने यहाँ पे आपके कविताओं को यहाँ पे भारी जगत के वर्णन से हटाकर मानव के अंतर्मन और उसकी जितनी भी सूक्ष्म अनुभूतियां हैं इससे जोड़ दिया। तो हिंदी साहित्य में इसे स्वर्णिम युग भी यहाँ पे कहा जाता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें पहले पॉइंट की, तो देखो छायावाद की परिभाषा और उसका स्वरूप। तो छायावाद जो है वो हिंदी काव्य की वह धारा है जिसमें कवि अपनी व्यक्तिगत अनुभूतियों को, कल्पना को, सौंदर्य बोध को और प्रकृति के माध्यम से क्या करता है, यहाँ पे बताता है। यानी इंडिविजुअल जो भी उसके एक्सपीरियंसेस होते हैं यहाँ पे कवि के, वो यहाँ पे क्या करता है, प्रकृति के द्वारा, कल्पना शक्ति के द्वारा, इमेजिनेशन के द्वारा, ठीक है, ये सारी चीजों को यहाँ पे बताता है, अपने सारे इमोशंस को बताता है। तो आत्म अनुभूति, रहस्यात्मकता, प्रतीकात्मकता, संगीतात्मकता, इन सब का यहाँ पे विशेष स्थान देखने को मिलता है। तो छायावादी कवियों ने ना यहाँ पे मनुष्य के अंतकरण की जो छोटी से छोटी भावना जो है वो भी यहाँ पे व्यक्त करने का प्रयास करा है। वहीं बात करें छायावाद की प्रमुख विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ये व्यक्तिवाद होता है। कवि इसमें अपने सुख दुख, आशा निराशा, मानसिक अनुभूति, इन सबको यहाँ पे बताता है। और प्रकृति के प्रति गहरा अनुराग जो है वो छायावादी कवियों का महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। तो प्रकृति को केवल यहाँ पे दृश्य के रूप में नहीं बल्कि मानवीय भावनाओं के साथ जोड़कर हमें दिखाया गया है। तो इसके अतिरिक्त जो आपका रहस्यवाद है, कल्पनाशीलता है, सौंदर्य चेतना है, प्रतीकात्मकता है, कोमलता है, संगीतात्मकता है, ये सब हमें छायावाद के अंदर देखने को मिलता है। वही बात करें हिंदी साहित्य में आपका छायावाद का क्या महत्व है, तो देखो छायावाद ने ना हिंदी साहित्य को एक नई चेतना, नवीनता ये प्रदान करा है। और कविता के अंदर आपके जितने भी उपदेश है, जितनी भी इतिवृत्ता जो है, इससे मुक्त करके उसने एक क्रिएटिविटी और एक इमोशंस को यहाँ पे ऐड ऑन करा है, और हिंदी भाषा को ज्यादातर आपका मधुर और परिष्कृत और काव्यात्मक स्वरूप यहाँ पे प्रदान करा है। तो छायावाद के कारण ना हिंदी कविता में आपकी जितनी भी आत्म अभिव्यक्ति जो है, सौंदर्य बोध जो है, भावनात्मक गहराई जो है, ये भी हमें देखने को मिलती है, जो इस साहित्य को और भी ज्यादा अभिव्यक्ति शक्ति और समृद्धि यहाँ पे बनाती है। वही बात करें छायावाद के प्रमुख कवियों का योगदान, तो देखो छायावाद के यहाँ पे आपके 4 स्तंभ माने जाते हैं, 4 ऐसे पिलर माने जाते हैं किनको, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। ठीक है, ये 4 आपके ऐसे राइटर है, या हम कह सकते हैं ऐसे कवि हैं जो मेन माने जाते हैं छायावाद वाले कवियों में से। ठीक है, तो इन कवियों ने ना अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदी काव्य को एक नई ऊंचाई प्रदान करी है। इनके साहित्य
इनके साहित्य में आपको ज्यादातर प्रेम, प्राकृति, करुणा, सौंदर्य, मानवीय संवेदना ये सब देखने को मिलेगा। तो इनके योगदान के कारण जो आपका छायावाद जो है वो हिंदी साहित्य के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वहीं अगर हम बात करें आधुनिक हिंदी काव्य के विकास में जो छायावाद की जो भूमिका है वो क्या है, तो देखो छायावाद ने ना आधुनिक हिंदी कविता की आधारशिला जो है उसको मजबूत किया है। इसके भाव से जो हिंदी साहित्य है उसमें हमें एक नए विषय देखने को मिले हैं, नई शैली देखने को मिली है, नई अभिव्यक्ति देखने को मिली है। तो बाद में आपका साहित्यिक धाराओं ने भी यहाँ पे छायावाद से प्रेरणा ली है और इस प्रकार आपके छायावाद ने हिंदी काव्य को यहाँ पे आधुनिकता, संवेदनशीलता और कलात्मकता प्रदान करने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो वहीं स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इस प्रश्न के निष्कर्ष की, तो निष्कर्ष यहाँ पे क्या कहता है कि छायावाद हिंदी साहित्य की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली काव्य धारा है। इसकी जो मूल भावना है वो आत्मानुभूति, प्रेम, प्राकृतिक प्रेम, ठीक है, कल्पना, सौंदर्य, इन सब की अभिव्यक्ति हमें देखने को मिलती है। तो छायावाद ने यहाँ पे हिंदी कविता को नई दिशा दी है, नई संवेदना दी है, उच्च कलात्मकता प्रदान करी है और हिंदी साहित्य के जो विकास है इसमें भी अपना योगदान इन्होंने दिया है। तो इसलिए आपकी जो छायावाद जो है वो हिंदी काव्य का स्वर्णिम अध्ययन यहाँ पे मानी जाती है और जिससे आपकी जो साहित्य है इसकी भी भावनात्मक समृद्धि और सांस्कृतिक गरिमा इसको ये प्रदान करती है। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे बात करते हैं गिव अवे के पहले क्वेश्चन की। तो गिव अवे का पहला क्वेश्चन ये है कि जो आपके जयशंकर प्रसाद जी जो हैं, ठीक है, जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है वो कहाँ पे हुआ था? जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था या किस शहर में हुआ था? ठीक है, किस शहर में हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म था वो किस शहर में हुआ था, आपको कमेंट करके ये आंसर बताना है। वही आपका गिव अवे का दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि जयशंकर प्रसाद जो है इनकी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा के ये कवि माने जाते हैं? तो आपको ये बताना है कि हिंदी साहित्य में जो आपकी काव्य धारा जो है कौन से काव्य धारा के ये कवि माने जाते हैं। क्या ये भक्ति काल के कवि थे, रीति काल के कवि थे, प्रगतिवाद के कवि थे या छायावाद के कवि थे? तो आपको कमेंट में ये बताना है। वही आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है गिव अवे का क्वेश्चन नंबर 3 कि जो जयशंकर प्रसाद की जो प्रसिद्ध काव्य रचना है वो कौन सी है? ठीक है, कौन सी इनकी जो फेमस काव्य रचना है वो कौन सी है वो आपको बताना है। ठीक है, तो कमेंट में जल्दी से इन सबके आंसर आपको देने हैं इन तीनों क्वेश्चन के। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जिनके डायरेक्टली एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने इसे बहुत अच्छे से समझा होगा, पढ़ा होगा और अपने प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बना लिया होगा। तो आप सभी ये चीज़ याद रखिए कि जितने भी हमारे लेक्चर होते हैं वो आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। अगर आपको इन्हीं लेक्चर के वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स अगर चाहिए हैं तो जो आपके एग्जाम के लिए क्या है एकदम परफेक्ट है, तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का, आप डायरेक्ट वहां से नोट्स को परचेज कर सकते हैं और अपने नोट्स को सिक्योर रख सकते हैं। और हाँ, हर वीडियो में होता है आपका गिव अवे का क्वेश्चन, ठीक है, बीच में जैसे मैंने भी आपसे यहाँ पे गिव अवे का क्वेश्चन पूछा तो इसके लिए जो आपके जो 3 लकी विनर्स हैं वो हम अपना सिलेक्ट करते हैं, अनाउंस करते हैं हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए, हो सकता है कि अगले लकी विनर आप ही हो जिसको इस सब्जेक्ट के फ्री नोट्स मिले। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को और हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को जल्दी से फॉलो करके रख लीजिएगा ताकि तुम्हें हर एग्जाम फोकस की जो अपडेट है, एग्जाम फोकस वीडियो की जो अपडेट्स हैं, DU सोल की जो सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, लेक्चर है, गिव अवे के जो विनर्स हैं वो सब मिल पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।